राजधानी पटना के थाना परसा बाजार के थाना प्रभारी नंदजी अपने ऑफिस में बैठे थे। कभी 60-65 साल का एक व्यक्ति अंदर आया। उन्होंने उस पर सरसरी निगाह डालने के बाद सामने खाली पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह कुर्सी पर बैठ गया। उसके माथे पर उभरी चिंता की लकीरों से साफ लग रहा था कि वह परेशान और चिंतित है। नंदजी ने उसके आने का कारण पूछा तो वह बोला, साहब, मेरा नाम राकेश चौधरी है, मैं तरेगनाडीह गांव का रहने वाला हूं। मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मदद कीजिए। परेशानी पूछने पर वह बोला, साहब, मेरी विवाहित बेटी गीता चौधरी 1 हफ्ते से घर से लापता है। उसका मोबाइल फोन भी बंद है। स्थानीय अखबारों में कई दिनों से टुकड़ों में मिली महिला की लाश की खबरें छप रही हैं। उस खबर को पढ़कर ही मैं यहां आया हूं। इसके बाद वह व्यक्ति अपने थैले से गीता की तस्वीर निकालकर नंदजी की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह गीता की तस्वीर है, मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई। आप फिक्र न करें। नंदजी ने तस्वीर पकड़ते हुए कहा, वैसे आप कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि गीता इसी थाना क्षेत्र से लापता हुई है? साहब, मैं यह बताना भूल गया कि मेरी नातिन यानी गीता की बेटी, जिसका नाम पूनम है, अपने पति रंजन के साथ कुसुमपुरम कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है। जब मैं उसके घर गया तो ताला लगा मिला। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि पूनम 18 तारीख से ही घर पर नहीं है। उसका फोन भी बंद है, इसलिए मैं यहां आ गया। नंदजी के कहने पर राजेश चौधरी ने अपनी बेटी गीता की गुमशुदगी की तहरीर लिखकर दे दिया। दरअसल 18 अप्रैल को पटना गया पैसेंजर ट्रेन के गया रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में ऊपर की सीट पर कोने में बादामी रंग के लेदर के 2 बड़े बैगों में किसी महिला के हाथ पैरों के कटे हुए 3 टुकड़े मिले थे। इसके 3 दिन बाद 20 अप्रैल को जक्कनपुर के पटना गया रेलखंड पर गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर किसी महिला का कटा हुआ सिर और फ्लैक्स में बंधे हुए धारदार हथियार मिले थे। उसी दिन उन्हीं के थाना क्षेत्र परसा बाजार की कुसुमपुरम कॉलोनी में किसी महिला का धड़ से कमर तक का हिस्सा एक नाले से बरामद किया गया था। दरअसल 2 जिलों पटना और गया के 3 थाना क्षेत्रों गया जंक्शन, पटना के जक्कनपुर और परसा बाजार में 15 टुकड़ों में बटा एक महिला का शव मिला था। शव एक अधेड़ महिला का था, जिसकी उम्र करीब 40-50 साल के बीच रही होगी। एक दिन के अंतराल में मिले शव के टुकड़ों से पटना और गया में सनसनी फैल गई थी। गया, जक्कनपुर और परसा बाजार से मिले अंगों को एसएसपी मनु महाराज एक ही महिला के होने की आशंका जता रहे थे। उनका तर्क था कि हत्यारों ने लाश के टुकड़े 3 जगहों पर इसलिए फेंके होंगे ताकि पुलिस आसानी से ना तो महिला की शिनाख्त करा सके और न ही कातिलों तक पहुंच सके। इससे साबित हो रहा था कि कातिल जो भी था, बहुत चालाक था। स्थानीय अखबारों ने शव के टुकड़ों की सनसनीखेज खबर बनाकर पुलिस की बखिया उधेड़ रखी थी। राजेश चौधरी की बेटी गीता चौधरी 17 अप्रैल से लापता थी। उसने उसका जो हुलिया बताया था, शव के कटे अंगों को जोड़कर देखने पर काफी मिलता जुलता लग रहा था। नंदजी ने सोचा कि कहीं शव के टुकड़े गीता चौधरी के ही तो नहीं हैं। नंदजी ने जक्कनपुर के इंस्पेक्टर ए.के. झा को अपने थाने में बुला लिया। वह जब परसा बाजार थाना पहुंचे तो उन्होंने उनका परिचय राजेश चौधरी से करवाया और सारी बात उन्हें बता दिया। इसके बाद वह राजेश चौधरी और इंस्पेक्टर झा को साथ लेकर एसएसपी मनु महाराज के ऑफिस गए और उन्हें पूरी जानकारी दिया। एसएसपी मनु महाराज ने जक्कनपुर के थाना प्रभारी ए.के. झा से उस फ्लैक्स के बारे में जानकारी लिया, जिसे जक्कनपुर के रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया था और उसमें खून से सने 3 धारदार हथियार मिले थे। उस फ्लैक्स पर फ्रेंड्स क्लब ऑफ कुसुमपुरम, नथुरपुर रोड, परसा बाजार लिखा था। फ्लैक्स पर लिखे पते के आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो ना हो, महिला का कुसुमपुरम से कोई संबंध रहा होगा। पुलिस की मेहनत तब रंग लाई जब लापता बेटी की तलाश के लिए राजेश चौधरी थाने पहुंच गए। पुलिस को यकीन हो चला था कि टुकड़ों में मिला शव गीता चौधरी का ही रहा होगा, क्योंकि जिस दिन से गीता चौधरी लापता हुई थी, उसी के अगले दिन से उसकी बेटी और दामाद भी मकान पर ताला लगाकर फरार थे। पुलिस के शक की सुई मृतका की बेटी पूनम और दामाद रंजन की ओर घूम गई थी, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। चूंकि यह सनसनीखेज मामला परसा बाजार थाने से जुड़ा था, इसलिए इस केस को गया राजकीय रेलवे थाने और जक्कनपुर थाने से स्थानांतरित करके जांच के लिए परसा बाजार थाने को सौंप दिया गया। एसएसपी मनु महाराज के आदेश पर इस मामले की जांच की जिम्मेदारी परसा बाजार थाना प्रभारी नंदजी को सौंपी गई।
जक्कनपुर थाने के इंस्पेक्टर ए.के. झा को कहा गया कि केस के खुलासे में वह नंदजी को सहयोग करें। थानेदार नंदजी और ए.के. झा ने फ्लैक्स पर लिखे पते को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई। फ्लैक्स पर फ्रेंड्स क्लब ऑफ कुसुमपुरम, नत्थुरपुर रोड, परसा बाजार लिखा था। पुलिस ने शक के आधार पर कुसुमपुरम के 6 युवकों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उन युवकों ने बताया कि इस तरह के फ्लैक्स उन्होंने सरस्वती पूजा में लगाए थे। बाद में डेकोरेशन वाले फ्लैक्स में सामान लपेट कर ले गए थे। उन युवकों से पूछताछ के आधार पर पुलिस उस डेकोरेटर तक पहुंच गई जिसने सरस्वती पूजा में सजावट की थी। डेकोरेटर ने पुलिस को बताया कि जनरेटर देने वाला राजेश चौधरी फ्लैक्स को अपने साथ ले गया था। डेकोरेटर से पुलिस ने राजेश चौधरी का पता लिया और शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित उसके गांव खाजेकला पहुंच गई। राजेश चौधरी घर पर ही मिल गया। अचानक पुलिस को देखकर वह घबरा गया। उसके चेहरे के उड़े रंग और पसीने को देखकर पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाना परसा बाजार लेकर आ गई। वहां जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। पूछताछ में उसने बताया कि मरने वाली गीता उसके दोस्त रंजन की सास थी। रंजन ने उसे 20,000 रुपए देने का लालच दिया था। उसके कहने पर ही उसने उसका साथ दिया था। हत्या के बाद उन दोनों ने मिलकर गीता के शरीर के 15 टुकड़े किए थे। यह बात 22 अप्रैल की है। राजेश के बयान के आधार पर पुलिस ने उसी रात खाजेकला से मृतका के पति उमेश कांत चौधरी, उसकी बेटी पूनम और प्रेमी अरमान मियां को गिरफ्तार कर लिया। रंजन पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया था। पुलिस ने पूनम और उमेश कांत चौधरी से गीता की हत्या और अरमान से उसके प्रेम के रिश्ते के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उमेश कांत चौधरी ने पत्नी की हत्या का षड्यंत्र कैसे रचा था, उससे पर्दा उठ गया। गीता चौधरी हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उमेश कांत चौधरी, पूनम, रंजन चौधरी और राजेश को नामजद आरोपी बनाकर धारा 302, 201, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत पर पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में गीता हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। 48 वर्षीय उमेश कांत चौधरी मूल रूप से पटना के शाहपुर थाना के गांव जमसौर का रहने वाला था। वह शारीरिक रूप से विकलांग था। विकलांगता के आधार पर उसे पटना सचिवालय स्थित भवन निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैन की नौकरी मिल गई थी। करीब 25 साल पहले उसका विवाह इसी जिले के मसौढ़ी, तरेगना डी के रहने वाले राकेश चौधरी की बेटी गीता चौधरी से हुआ था। औसत कदकाठी की गीता चौधरी को शादी के बाद जब पति के विकलांग होने की बात पता चली तो उसके अरमान आंसुओं में बह गए। उसके साथ अपनों ने ही धोखा किया था। शादी से पहले माँ बाप ने बेटी को उसके पति की विकलांगता के बारे में कुछ नहीं बताया था। अलबत्ता उन्होंने इतना जरूर कहा था कि लड़का सरकारी नौकरी में है, अच्छा कमाता है, उसमें कोई दुर्गुण नहीं है और वह परिवार व पैसे से भी मजबूत है। बेटी के भावी जीवन के प्रति एक पिता की यह सोच गलत भी नहीं थी। खैर, पति जैसा भी था, उसका जीवन साथी था। गीता से वह बहुत प्यार करता था। दोनों की जीवन नया आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। धीरे धीरे गीता 3 बच्चों की मां बन गई। 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसकी शारीरिक बनावट को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 3 बच्चों की जन्म दे चुकी है। उमेश कांत के बचपन का एक दोस्त उसी गांव में रहता था जिसका नाम अरमान मियां था। वह गबरू जवान था। उसका आना जाना घर के भीतर तक था। दोस्त की बीवी को वह भाभी कहकर बुलाता था और कभी कभी उससे मजाक भी कर लेता था। गीता इसे गंभीरता से नहीं लेती थी। अरमान ने जब से दोस्त की पत्नी को देखा था उस पर उसका दिल आ गया था। गीता भी अरमान के कसरती और सुडौल बदन को देखकर उस पर मर मिटी थी। जल्दी ही दोनों के संबंध बन गए। उमेश कांत भले ही शरीर से विकलांग था लेकिन आंख से अंधा या कान से बहरा नहीं था। उसे पत्नी और दगाबाज दोस्त की घिनौनी करतूतों का पता चला तो वह गुस्से से लाल हो उठा। उसने पत्नी को समझाया कि वह अपनी हरकतों से बाज आए, लेकिन अरमान के प्यार में अंधी गीता को ना तो पति की बात सुनाई दी और ना ही उसकी नसीहत का कोई असर हुआ। इसी बात को लेकर उमेश पत्नी से नाराज रहता था। गीता और अरमान के अवैध संबंधों से परेशान होकर उमेश कांत पत्नी गीता और बच्चों को लेकर ससुराल तरेगना डीहा गया और वहीं पर परिवार के साथ रहने लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए।
इस बीच उसके बड़े बेटे को बैंक में नौकरी मिल गई और वह चुनार चला गया। बेटी पूनम की खाजेकलां के रंजन कुमार से शादी हो गई थी। छोटी बेटी को उसने पढ़ाई के लिए परिवार से दूर भेज दिया था। इसके बावजूद गीता में बदलाव नहीं आया था। वह अरमान से मिलने जमसौर चली जाती थी। इस बात को लेकर पति पत्नी में विवाद काफी बढ़ गया था। फिर भी गीता ने अरमान को नहीं छोड़ा। अरमान की वजह से उमेश कांत की बसी बसाई गृहस्थी उजड़ गई थी। दोनों सिर्फ रिश्तों के पति पत्नी रह गए थे। गीता के मायके में रहने के दौरान अरमान का वहां भी आना जाना लगा रहा। इससे परेशान होकर उमेश कांत बेटी पूनम को लेकर कुसुमपुरम कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। पूनम पिता की तकलीफ को समझती थी। वह मां के चाल चलन को भी अच्छी तरह जानती थी। दामाद रंजन भी ससुर के साथ ही खड़ा रहता था। गीता हर महीने के आखिरी दिन कुसुमपुरम कॉलोनी वाले घर आती और जबरन पति की सारी तनख्वाह लेकर चली जाती थी। उसमें से आधी रकम वह खुद रखती और आधी अपने आशिक को दे देती थी। वह मायके में ही माँ बाप के साथ रह रही थी। इस बात से उमेश कांत और पूनम उससे काफी नाराज थे। पत्नी की हरकतों से आजिज आया उमेश कांत समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से हमेशा के लिए कैसे पीछा छुड़ाए। इस बारे में उसने बेटी पूनम और दामाद रंजन से बात किया। बेटी और दामाद भी गीता की हरकतों से आजिज आ चुके थे। वे भी उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। दामाद रंजन ने ससुर को भरोसा दिलाया कि वह परेशान ना हो। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। रंजन आपराधिक सीरियल बड़े चाव से देखा करता था। सीरियल देखकर ही उसने सास को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसकी योजना यह थी कि सास की हत्या करके उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं और बैग में भरकर उसे ट्रेन में डाल दिया जाए। उसके बाद सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। रंजन ने सास की हत्या की फूल प्रूफ योजना बना डाली। उसने इस योजना के बारे में अपने ससुर उमेश कांत को भी बता दिया। उमेश कांत पत्नी से खुद इतना आजिज आ चुका था कि अब उसे उसके नाम से भी घृणा हो गई थी। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके गीता नाम की बला से मुक्ति मिल जाए। उसने हाँ कर दिया। रंजन चौधरी इस योजना को अकेला अंजाम नहीं दे सकता था। उसे एक ऐसे सहयोगी की जरूरत थी जो उसका साथ भी दे और इस राज को अपने सीने में दफन भी रखे। ऐसे में उसे अपने ही गांव का बचपन का साथी और कारोबारी पार्टनर राजेश याद आया। वह उसका हमराज था। उसने 20,000 रुपए का लालच देकर उसे अपनी योजना में शामिल कर लिया। राजेश शादी विवाह में किराए पर जनरेटर चलाता था। रंजन उसके धंधे में बराबर का सहयोगी था। योजना के मुताबिक 17 अप्रैल 2017 को पूनम ने मां को फोन किया और विश्वास में लेकर उसे चिकन की दावत पर कुसुमपुरम वाले किराए के मकान पर बुलाया। दोपहर बाद गीता मायके से कुसुमपुरम पहुंच गई। घर से निकलते समय उसने किसी को कुछ नहीं बताया था कि वह कहां जा रही है। जब वह बेटी के घर पहुंची तो वहां पूनम के अलावा उमेश कांत और दामाद रंजन भी मौजूद थे। थोड़ी देर चारों हंसी ठिठोली करते रहे ताकि गीता को शक ना हो जाए। पूनम मां को रंजन से बातचीत करने को कहकर किचन में चली गई। उमेश कांत भी बेटी के पीछे पीछे हो लिया। उमेश कांत ने पहले ही नींद की दवा मंगाकर रख ली थी। पूनम कटोरी में मीट और थाली में चावल परोसकर लेकर आ गई। नींद की 10 गोलियां पीसकर उसने अच्छी तरह मीट की कटोरी में मिला दी थीं। पूनम ने मां को खाना खिलाया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद गीता का सिर भारी होने लगा और उसे नींद आ गई। गोलियों ने अपना असर दिखा दिया था। गीता के बेहोश होते ही पूनम, रंजन और उमेश कांत सक्रिय हो गए। योजना के अनुसार रंजन ने उमेश कांत और पूनम को वहां से खाजेकलां भेज दिया जहां उसका पुश्तैनी मकान था। इसके बाद रंजन ने खाजेकलां से अपने दोस्त राजेश को कुसुमपुरम बुला लिया। वह रात 9 बजे के करीब कुसुमपुरम आ गया। बेहोश गीता को जब होश आया तो वह उल्टियां करने लगी। रंजन और उसका दोस्त राजेश आगे के कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। गीता समझ गई कि बेटी, पति और दामाद ने मिलकर उसके साथ धोखा किया है। बात समझ में आते ही वह अपने फोन से अरमान को फोन करके सारी बातें बताने लगी। रंजन ने सास को फोन करते सुन लिया। वह घबरा गया कि कहीं उनकी योजना पर पानी ना फिर जाए। वह दौड़कर सास के पास पहुंचा और उसके हाथों से फोन छीन लिया। फोन छीनते समय दोनों के बीच गुत्थम गुत्था भी हुई। तब तक राजेश भी आ गया था।
रंजन ने सास को उठाकर बेड पर पटक दिया। राजेश ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और रंजन ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दिया। रंजन ने सास का मोबाइल फोन लेकर उसे स्विच ऑफ कर दिया ताकि कोई उससे संपर्क करने की कोशिश न कर सके। बाद में उसने हथौड़ी से फोन का चूरा करके नाले में फेंक दिया। जब रंजन और राजेश दोनों को यकीन हो गया कि गीता मर चुकी है तो उन्होंने लाश को बेडरूम से निकालकर बरामदे में रखी चौकी पर रख दिया। रंजन पहले ही लोहा काटने वाले 2 ब्लेड और एक गड़ासा खरीद लाया था। वह कमरे से गड़ासा ले आया और उसी से उसने गीता का गला काट दिया। उसने एक बड़ा टब चौकी के नीचे रख दिया था ताकि घर में खून न फैले। टब में खून जमा हो गया तो वह उसे बाथरूम में फेंक आया। बाथरूम में कई बाल्टी पानी गिराकर उसने खून नाली में बहा दिया। धड़ को सिर से अलग करने के बाद रंजन और राजेश ने मिलकर गीता के दोनों पैरों के 6, दोनों हाथों के 6 और धड़ के कमर के बीच से 3 टुकड़े यानी कुल मिलाकर 15 टुकड़े किए। योजना के अनुसार पहले से खरीद कर लाए गए 2 बड़े लेदर के बैगों में हाथ और पैरों के टुकड़े भर दिए। कटे सिर और धारदार हथियारों को रंजन ने फ्लैक्स के टुकड़े में लपेट दिया और उसे काले रंग की बड़ी सी पॉलीथिन में रख दिया। यह सब करने में उन्हें 2.5 घंटे का समय लगा। लाश के टुकड़ों को बैग में भरने के बाद दोनों बाथरूम में गए और शरीर पर लगे खून को अच्छी तरह साफ किया। इसके बाद दोनों ने बड़ी सफाई से सारे सबूत मिटा दिए। तब तक सुबह हो गई थी। योजना के अनुसार रंजन और राकेश को 18 अप्रैल को दोपहर के 1:30 बजे एक बैग लेकर पटना गया पैसेंजर ट्रेन में चढ़ना था। उन्होंने ऐसा ही किया और इत्मीनान से सीट पर बैठ गए। दोनों बैगों को उन्होंने ऊपर वाली सीट पर कोने में रख दिया। फिर पुनपुन स्टेशन पर उतरकर दोनों घर लौट आए। उन बैगों को उसी दिन रात में गया जंक्शन पर जीआरपी ने बरामद किया था। अगले दिन 19 अप्रैल को रंजन और राजेश ने जक्कनपुर स्टेशन के बीच गुमटी के पास गीता का कटा हुआ सिर और रेलवे ट्रैक पर फ्लैक्स में लिपटे धारदार हथियार फेंक दिए। फिर रात में ही धड़ और कमर के बीच से किए गए टुकड़ों को उन्होंने बोरे में भरकर कॉलोनी से दूर नाले में फेंक दिया। 20 अप्रैल को जक्कनपुर और परसा बाजार पुलिस ने सिर और धड़ बरामद कर लिए। बहरहाल रंजन चौधरी ने फुल प्रूफ योजना बनाई थी। हर चालाक कातिल की तरह उससे भी एक चूक यह हो गई थी कि उसने धारदार हथियारों को फ्लैक्स में लपेट कर फेंका था। फ्लैक्स के ऊपर पता लिखा था। उस पते के आधार पर ही पुलिस टुकड़ों में बटी गीता के कातिलों तक पहुंच गई और सनसनीखेज हत्या से पर्दा उठा दिया। इस मामले में अरमान मियां से भी पूछताछ की गई, लेकिन निर्दोष पाए जाने पर उसे छोड़ दिया गया। कहानी लिखे जाने तक गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों उमेश कांत चौधरी, पूनम, राजेश जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। फरार चल रहा रंजन चौधरी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। राजेश और रंजन अभी भी जेल में हैं। पति, बेटी और दामाद को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है।